हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आज हम समुद्रों के ऊपर बात करने वाले हैं। जो दुनिया आप स्थल खंड पर देखते हैं, एक ऐसी ही दुनिया समुद्रों के अंदर भी बसती है। जो पहाड़ियाँ आप स्थल खंड पर देखते हैं वो समुद्रों के अंदर भी निर्मित होती हैं। वास्तव में समुद्र जो संसार का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो समुद्र ही है। जितने भी हम प्रजातियाँ देखते हैं जानवरों की, उनमें सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ अगर आप देखेंगे वो समुद्रों के अंदर ही मिलती हैं। सबसे ज़्यादा खनिजों का संसाधन भी समुद्रों के अंदर है। हलचल भी सबसे ज़्यादा समुद्रों में होती है। संसार का तकरीबन 70% से भी ज़्यादा क्षेत्रफल दुनिया का समुद्रों से घिरा है। तो मित्रों, आज हम उन समुद्रों की बात करने वाले हैं कि वो उनकी गहराई किस तरह से बढ़ती है। वैसे स्थलखंड का औसत जो ऊंचाई है वो तो लगभग 800 मीटर तक है औसत, हाँ। लेकिन समुद्र की जो गहराई है औसत वो करीब 3800 मीटर तक, यानी कि समुद्र का बहुत बड़ा एरिया गहराई में डूबा रहता है। गर्तों का निर्माण होता है समुद्र में। उतना ऊंचा संसार में ऊंचा स्थान नहीं है जितना समुद्र में गहरा स्थान है। संसार की सबसे ऊंचाई पर स्थित जगह है माउंट एवरेस्ट, 9 किलोमीटर, लगभग 8848 मीटर। तो गहरा स्थान 11 किलोमीटर तक का है, मैरियाना गर्त, आपने अक्सर पढ़ा होगा। आज हम समुद्र के उसी रूपरेखा पर बात करने वाले हैं। देखिए, जहाँ से समुद्र आरंभ होता है, समुद्र कभी भी वहाँ पर सीधे गहराई उसकी नहीं होती, एक ढाल होता है। आपने पहले के वीडियोस में देखा होगा कि कुछ हिस्सा समुद्रों का, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। मैं कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं बताऊंगा आपको जो आप पर बोझ बने। बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। इससे पहले कि आपको बिल्कुल समय लग सकता है, लेकिन आप आराम से सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। इससे पहले आपने देखा था कि जो समुद्र, जो महाद्वीपों का कुछ हिस्सा है, पृथ्वी की हलचलों के कारण वो धंस गया और समुद्र में विलीन हो गया। यानी कि उनके किनारे पर, जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ हिस्सा ऐसा पृथ्वी का था, अब ये नीचे धंस गया, ये ऐसा था, नीचे धंस गया। जब ये नीचे धंस गया तो इस इलाके पर समुद्र बन गया। जो समुद्र था वो आ गया और ऊपर उठा हुआ हिस्सा महाद्वीप कहलाया। देख रहे हैं आप, ये महाद्वीप कहलाया। मतलब ये कि जो हम तटीय क्षेत्र देखते हैं, जो हम तटीय क्षेत्र देखते हैं किसी भी महाद्वीप के किनारे पर, हो सकता है वो कभी स्थल खंड का हिस्सा रहा हो। इसका मतलब उनकी गहराई अत्यधिक नहीं हो रही होगी। उसको हम महाद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जो समुद्र का तटीय क्षेत्र होता है वो पृथ्वी की धंसाव के कारण ही निर्मित हुआ है। पृथ्वी का वो हिस्सा कभी स्थल खंड का रूप रहा था, प्लेट के खिसकने से उस स्थल खंड का हिस्सा नीचे धंस गया, वहां पर समुद्र का किनारा बन गया। ऐसे क्षेत्र को हम महाद्वीपीय निमग्न तट बोलते हैं। निमग्न तट, निमग्न तट से आप आशय समझ रहे हैं। देखिए आप, ये भारत का तटीय क्षेत्र आप देखिए, जो निमग्न तट है यहाँ पर आप देखिए, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र देखिए भारत में। तो जब आप कभी भी बंगाल की खाड़ी से समुद्र की तरफ बढ़ेंगे तो समुद्र सीधे गहराई में नहीं जाता। आप लोग कई बार वहाँ पर घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं बीच पर, किनारों पर। जो उसका ढाल होता है निमग्न तट का, वो 1 डिग्री होता है। मात्र कितना? 1 डिग्री होता है। ध्यान से देखिए आप, 1 या 2 डिग्री के बीच में एक ढाल होता है नीचे की तरफ झुकने का। आप अगर 90% ढाल कर देंगे तो आपने देखा होगा, जब आप सीढ़ियों पर गंगा किनारे जाते हैं तो सीढ़ियों पर 90% ढाल होता है और सीधे पानी होता है। समुद्र इस तरह से तो नहीं है ना कि आप एक छलांग मारिए और सीधे नीचे धीरे धीरे ढाल बनता है वो, और वो निमग्न तट होता है। इसको हम पूरा बोलते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट। अब आप ये भी जान पा रहे होंगे कि हम महासागरीय निमग्न तट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये महाद्वीप का ही हिस्सा है। कभी मैंने कहा ना, ये अभी हमने बात करी थी आपके सामने, जो निमग्न तट है ये जरूरी नहीं कि ये हर जगह एक जैसा हो। अगर हम बात करते हैं पूर्वी तरफ, भारत में भी अगर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी की तरफ इसकी जो दूरी है वो तकरीबन 150 किलोमीटर है। जबकि आप पश्चिम की तरफ अगर देखेंगे, पश्चिमी घाट में, तो इसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर आती है। ये निमग्न तट महासागर का लगभग 8% क्षेत्र अपने अंदर समाहित किए हुए है। तो अब आप देख रहे हैं निमग्न तट के बाद ये 1 डिग्री इसमें झुकाव होता है। 1 डिग्री झुकाव के बाद 150 किलोमीटर की दूरी के बाद लगभग पूर्वी घाट में, मैं आपको भारत के उसके हिसाब से दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए उसके बाद महाद्वीपीय ढाल आता है। अब यहाँ पर हम महाद्वीपीय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये ढाल महाद्वीप से ही निर्मित हुआ था, महाद्वीप का ही ये कभी हिस्सा रहा होगा। तो महाद्वीपीय ढाल में ये जो ढाल आप निमग्न तट में देख रहे हैं, निमग्न तट में ज़्यादातर नदियों का अवसाद, कूड़ा कचरा वहीं पर आता है। साथ ही यहीं पर प्रवाल भित्तियाँ भी बनती हैं। प्रवाल भित्तियों पर हम अभी बाद में बात करेंगे, जो पर्यावरण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ढाल को देखेंगे तो ढाल इस तरह से है कुछ, ये जब ये 1 से लेकर 5 से 8 डिग्री
तक झुक जाता है तो एक ढाल क्रिएट हो जाता है निम्नगन तट के बाद। ढाल आप समझ रहे हैं, समुद्रों की अंदर गहराई पर जाने की वो जगह, करीब 150 किलोमीटर तक निम्नगन तट होता है, 1 डिग्री का ही झुकाव होता है समुद्र में। इस तरह से समुद्र अंदर को गहरा होता जाता है। लेकिन महाद्वीपीय ढाल से अचानक से तेजी आती है उस ढाल में, ये हर महासागर में ऐसा होता है। और जब ये ढाल नीचे को जाते हैं आप, इस तरह से ढाल का जो आकार होता है वो ये होता है, ये देख पा रहे हैं आप, ये 5 डिग्री तक। तो ढाल में कई कैनियन बन जाती हैं ये इस तरह से। कैनियन आप समझ रहे हैं ना, उस ढाल में नीचे की ओर गहराई पर। और इस ढाल में अवसाद तो नहीं टिक सकता, समुद्र में जीव जंतु नहीं रह सकते क्योंकि बहाव नीचे को तेज हो जाता है। ठीक, ये भी तकरीबन 200 मीटर से 2000 मीटर तक की गहराई तक हो सकता है। यानी कि समुद्र की टोटल गहराई 2.5 या 3 किलोमीटर तक इस ढाल की वजह से पहुंच जाती है। समझ पा रहे हैं आप, ये भी करीब 100-150 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है। ध्यान से सुनिए आप, 100-150 किलोमीटर तक ये भी लंबा हो सकता है ढाल। ये निर्भर करता है समुद्र की टोटल गहराई पर। अब देखिए, ढाल में जो कैनियन बनती हैं, कैनियन मतलब ये कैनियन गर्त नहीं है, ये इसी ढाल के बीच में एक खड्डा जैसा बन जाता है, एक दरार सी पड़ जाती है। संसार की सबसे बड़ी जो कैनियन है आपको मैं बताऊं, कोलोराडो का पठार है। उस कोलोराडो के पठार में ही वो दरार है जहां से कोलोराडो नदी भी निकलती है। ध्यान से सुनिए आप। महाद्वीपीय ढाल के बाद एक नितल मैदान आता है। मैदानी ये महासागर का मेन हिस्सा है। यहीं से, जहां से ढाल खत्म होता है, यहीं से आरंभ होता है महासागरीय हिस्सा। समझ पा रहे हैं आप, महासागर का हिस्सा, अभी तक महाद्वीप का हिस्सा था, देख पाए आप। तो मुझे नितल मैदान है, ये बहुत विस्तृत क्षेत्र में होता है। तकरीबन 40% सागर का क्षेत्र इसी में समाहित होता है। और ये बिल्कुल शांत क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता नज़र आती है, पर बहुत वैरायटीज़ मिलेंगी आपको। समुद्र का अपना इलाका है ये। और ऐसा नहीं है कि पूरा इलाका, ये नितल मैदान जो करीब 4 किलोमीटर औसत गहराई पर है, बहुत विस्तृत क्षेत्र में है। यहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाओं से पहाड़ियाँ भी उत्पन्न होती हैं। देखिए आप, ये पहाड़ी भी उत्पन्न होती है। जब आप नितल मैदान पर जाएंगे तो इस तरह से पहाड़ियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। ये आप पहाड़ी का आकार देखिए, ऐसे खड़ी हो जाती हैं। और वहीं कुछ ऐसी पहाड़ियाँ ज्वालामुखी से भी निर्मित होती हैं जिनका मुंह चपटा होता है इस तरह से, उनको गायट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? गायट। यानी कि नितल मैदानी क्षेत्र में गायट भी निर्मित होते हैं ज्वालामुखी पर्वतों द्वारा, गुंबदाकार आकार। और जब ज्वालामुखी पर्वत ज़्यादा बड़ा होता है तो वो टापू भी बन जाता है, जैसे वेस्ट इंडीज, जमैका, भारत में बैरन आइलैंड जो यहाँ पर है। अब आप देखिए, इन्हीं के आगे ज्वालामुखी क्षेत्रों के किनारे, द्वीपों के किनारे ही गर्त पाई जाती हैं, जहाँ पर ज़्यादातर जहाँ पर वलित पर्वत होते हैं उसके किनारों पर गर्त पाई जाती है। गर्त देखिए, ये बीच का इलाका, ये गर्त। संसार का सबसे गहरा इलाका इन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है। महासागरीय गंभीर, जैसे मैरियाना गर्त, संसार का सबसे गहरा स्थान, सुंडा गर्त, वो सब क्षेत्र महाद्वीपीय मैदान के निकट ही पहुँचता है जहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं। और उन्हीं के किनारे वलित पर्वतों का भी निर्माण होता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ, पर्वत कटक की हम बात कर रहे हैं। पर्वत कटक, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब बताने वाला हूँ। ये आपको सब समझ में आ गया होगा, निम्नगन तट, महाद्वीपीय ढाल, नितल मैदान, पहाड़ियाँ, गायट, और साथ ही साथ आपको दरारें, जो हम गर्त की बात कर रहे थे। अब आप ध्यान से देखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं पर्वत कटक की, हम बात कर रहे हैं। देखिए, जब दो प्लेट होती हैं, जब उन प्लेट में दरारें पड़ती हैं, जब दो प्लेट्स ऐसे कनेक्टेड हैं, उनमें दरारें पड़ती हैं कभी, तो क्या होता है कि अंदर का मैग्मा बाहर आता है, तो इधर भी पहाड़ी जनरेट हो जाती है। मैं आपको पहाड़ी बना के दिखाता हूँ। दो प्लेट्स, मतलब ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा होगा जो प्लेटों का किनारों का क्षेत्र होता है, जहाँ से प्लेटें कभी टूटी हों। आप ध्यान से सुन रहे हैं, जहाँ से प्लेट्स टूटी हों, उन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जब प्लेट टूटी तो बीच में एक खाई बनी तो मैग्मा निकला, और मैग्मा इस तरह से किनारों पर जमा हो गया, और इधर भी एक पहाड़ी जमा हो गई। ये एक समानांतर बहुत बड़ी प्लेट के, जहाँ से प्लेट टूटी, पैरेलल बन जाती है। तो उस तरह की स्थिति को हम पर्वत कटक बोलते हैं। देखिए, ये कई सारी पहाड़ियाँ इस तरह से निर्मित हो गई, किनारे पर मैग्मा जमा होने से, उधर किनारे पर, और नीचे खाई, बहुत बड़ी खाई जनरेट हो गई। संसार का सबसे बड़ा पर्वत कटक अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर ऐसा आकार का जो है वो पूरा एक पर्वत कटकीय है। करीब 15,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर लंबा है वो, बहुत लंबा, संसार का सबसे बड़ा पर्वत कटकीय क्षेत्र। क्योंकि आप देखिए ना, वहाँ पर प्लेटों का डिवीजन होता है, प्लेटों का विभाजन होता है। आप मानचित्र में भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ऐसे क्षेत्रों में देखिए पर्वत कटकों का निर्माण हो रहा है, बीच में खाई बन रही है। मैं आपके सामने पूरा मैप बनाकर दिखाता हूँ, आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए। आशा करता हूँ आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये यूरोप महाद्वीप है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। देखिए मेरे पास जितना भी संसाधन है मैं सब इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर। ये जो आप ऐसा आकार का देख रहे हैं ना पर्वत, ऐसा आकार का सॉरी समुद्र, ये अटलांटिक महासागर है, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। और यहीं पर प्लेटों का डिवीजन भी है, और ये जो है पर्वत कटकीय क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर का निम्नगन तट बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा निम्नगन तट अटलांटिक महासागर का ही है। ये पर्वत कटकीय प्रदेश है। ठीक, सबसे गहरा स्थान संसार का मैरियाना ट्रेंच, वो ये फिलीपींस है, इसके पूर्व में है। ये है प्रशांत महासागर में, ये प्रशांत महासागर है। यह है मैरियाना ट्रेंच। यहाँ पर संसार का सबसे गहरा गर्त ये हिंद महासागर है। संसार का सबसे बड़ा सागर है प्रशांत महासागर, गोल घूम के उधर भी है इसका हिस्सा। दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर और तीसरे नंबर पर है हिंद महासागर। देख पा रहे हैं आप, यह है संसार के सबसे गहरे सागर। अब समुद्रों में आपने सुना होगा धाराएं, ड्रिफ्ट, तरंगे और ज्वार भाटा से कुछ तरंगे और उत्पन्न होती हैं। हम उनके बारे में बात करते हैं। मित्रों, आपने सुना होगा कि तरंग क्या होती हैं। तरंग जब समुद्र गति करता है, पृथ्वी भी गति करती है अपने रोटेशन से, जब कोई भी गोल वस्तु घूमती है तो अंदर की हलचल से बाहर उथल पुथल होना स्वाभाविक है। स्थलखंड ठोस होने के कारण ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, लेकिन समुद्र की जो ऊपर की सतह है ना, वो डोले मारती है, हिलती है वो ऊपर को नीचे को, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी हल्का हल्का तरंगों में इलेक्ट्रिसिटी जैसी जनरेट होती है, उनको हम तरंग बोलते हैं। आपको मालूम होगा तब समुद्र में हल्की हल्की ऊपर को तरंगे जो होती हैं, समुद्र के किनारे पर आने पर जब उसको हम सॉर्स बोलते हैं, वहाँ पर वो ठंडी हो जाती हैं। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तरंगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है धाराएं जानना, समुद्र की धाराएं। ये किन चीज़ों पर निर्भर करती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। समुद्र की धाराएं, ये मानचित्र की आप चिंता ना करें, मैं इसको दोबारा बना दूंगा, लेकिन आपको धाराएं बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात कर रहे थे धाराओं की। जो समुद्र की धाराएं हैं वो किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, हम जरा उन मुद्दों पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए समुद्र की धाराएं, आपको पता होगा पृथ्वी गति करती है। सबसे पहले तो कोरियोलिस का नियम, कोरियोलिस का नियम सबसे ज़्यादा धाराओं का प्रभाव पड़ेगा। धाराएं आपकी मैं बताता हूँ, जो लहरें हम जिनको बोलते हैं समुद्र में, जो इस तरह से उठती हैं। देखिए ये समुद्र है, ये इस तरह से जो उठती हैं ये धाराएं हैं, समुद्री धाराएं। इन पर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अब आप गोल गोल घूम रहे हैं तो जो पानी का इलाका है वो ऑब्वियसली ऊपर या नीचे कुछ जाएगा। ठीक, सबसे पहले कोरियोलिस का नियम, हाँ, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण धाराओं पर प्रभाव। आप जो नोट कर रहे हैं वो नोट भी करते जाइए, धाराओं पर प्रभाव। नंबर 1 कोरियोलिस के बल का, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस का बल जो पवन पर लगता है। इसके मतलब कि जो उत्तरी अक्षांश होगा वहां पर धारा दाहिनी तरफ, और जो दक्षिणी अक्षांश होगा वहां पर धारा बाईं तरफ मुड़ेगी। ठीक मित्रों, जो उत्तरी अक्षांश होगा वहां पर दाईं तरफ और जो दक्षिणी अक्षांश होगा वहां पर बाईं तरफ मुड़ेगी धारा। ठीक, और जो मित्रों दूसरा प्रभाव पड़ेगा, जो इन पर दूसरा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, वो पड़ेगा। देखिए आप अगर आप भूमध्य रेखा पर हैं तो वहां पर गर्म जलधारा होगी। ठीक, और जो ऊपर आप देखेंगे तो ठंडी जलधारा होगी, जिसके कारण जो गर्म जलधारा है वो ठंडी जलधारा के पास जाएगी ऊपर की तरफ, और जो ठंडी जलधारा है वो गर्म जलधारा के निकट आएगी। ऐसा संयोजन भी बनेगा धाराओं का। दूसरा,
तापमान पर। मैं यहां पर लिख देता हूं तापमान। तीसरा स्थानीय पवनों का, पवन द्वारा। ये वो प्रभाव है जिसके कारण जो हमारी धाराएं जनरेट होंगी। ज्वाला भाटा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब कुछ संसार की प्रमुख धाराओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रमुख धाराएं आप अब मानचित्र पर ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत अच्छा स्पेशल तरीके से आपको बताऊंगा समुद्र की धाराएं कहां कहां पर किस तरह से जनरेट होती हैं। चलिए मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं धाराओं की। देखिए आप देख पा रहे हैं तो सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। प्रमुख प्रसिद्ध धाराएं वहीं पर हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो धारा ऊपर से आएगी, ध्रुवों से आएगी, वो धारा ठंडी जल धारा कहलाएगी, और जो धारा भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएगी वो गर्म जल धारा कहलाएगी। जान रहे हैं आप, जो धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएगी वो होगी ठंडी जल धारा, और जो भूमध्य रेखा से जाएगी ऊपर को ध्रुवों की तरफ वो होगी गर्म जल धारा। ठीक, चलिए आई होप आपको यहां से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मैं आगे ना आऊँगा। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप समझ रहे होंगे। ये है अटलांटिक महासागर, अभी हमने बताया अटलांटिक महासागर, ये भूमध्य रेखा बनाया हूं मैं, सॉरी हाँ। यह है भूमध्य रेखा, यह अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। ठीक, ये एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है। ठीक, सबसे पहले धारा हम उत्तर की तरफ लेते हैं। ये इस धारा को बोलते हैं, अटलांटिक महासागर है, उत्तर अटलांटिक प्रवाह, उत्तर विषुवत रेखीय, उत्तर विषुवत रेखीय अटलांटिक प्रवाह, अटलांटिक प्रवाह। अटलांटिक महासागर की धारा यहां से देखिए, ये गर्म जल धारा होगी। ध्यान से सुनते जाइए, भूमध्य रेखा पर उत्पन्न हुई ये धारा गर्म होगी, बिल्कुल गर्म होगी। ये धारा अपनी दाहिनी तरफ कटेगी, कोरियोलियस का नियम है, उत्तरी अक्षांश में हवाएं दाहिनी तरफ जाती हैं। तो ये देखिए इसका राइट हैंड इधर, ये धारा इधर गई। जब ये धारा इधर गई तो यहां से ये धारा कहलाई एंटीलीज धारा, एंटीलीज धारा, देख रहे हैं आप, एंटीलीज धारा, ये धारा कहलाई एंटीलीज धारा। यहां पर अमेरिका की एक जगह पड़ती है फ्लोरिडा, हमने बताया था आपको जब अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया था। फ्लोरिडा एक जगह है जिसकी राजधानी है मियामी, जो बड़ा प्रसिद्ध बीच है, समुद्री शहर है। तो यहां से फ्लोरिडा की धारा मिलती है, वो भी गर्म होगी क्योंकि भूमध्य रेखा के नजदीक से आ रही है। आप ठंडी जल धाराओं पर ध्यान रखिए, बस जब जहां पर भी आएंगे आप उन पर ध्यान देना। यहां पर जो धारा आएगी वो होगी फ्लोरिडा की धारा, यहां पर ये मिल जाएंगी। ऊपर खाड़ी क्षेत्र है, कैरिबियाई खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, जब ऊपर आप जाएंगे तो ये धारा बन जाती है, यहां से मिलेगी इसमें फ्लोरिडा की धारा। जब ये धारा ऊपर गई तो ये धारा कहलाती है गल्फ स्ट्रीम की धारा। मैं थोड़ा सा काला लिख देता हूं, आपको जल्दी समझ में आएगा उससे। गल्फ स्ट्रीम की धारा, देख रहे हैं आप, एंटीलीज धारा। अब ये फ्लोरिडा की धारा इसमें मिली, तब ये कहलाई गल्फ स्ट्रीम धारा। संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाली धारा है गल्फ स्ट्रीम धारा। अब इन सबकी डायरेक्शन भूमध्य रेखा की तरफ है, इसका मतलब ये सारी गर्म जल धारा है क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। जैसे ही ये गल्फ स्ट्रीम की धारा ऊपर बढ़ती है, ऊपर से एक धारा मिलती है, ये जगह है लेब्राडोर, लेब्राडोर की धारा। अब ये धारा ध्रुवों से आ रही है, ऊपर से ध्यान रखिए, लेब्राडोर की धारा अटलांटिक महासागर की धारा है और ये ठंडी जल धारा है। तो लेब्राडोर की धारा इसमें मिलती है, ये ठंडी जल धारा है। लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा जिस जगह पर मिलती है वहां गर्म और ठंडी जल धाराओं का मिलन होता है, उस जगह को बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। ऐसे क्षेत्र में धुंध और कोहरा जनरेट हो जाता है। जब कोहरा और धुंध जनरेट हो जाता है तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, मत्स्य उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ऐसे क्षेत्रों में मछलियां बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। तो न्यू फाउंडलैंड बड़ा प्रसिद्ध है मछलियों के लिए, आप ध्यान से सुन लें। जब दोनों मिलती हैं, जब दोनों आगे मिलती हैं, एक द्वीप पड़ता है आइसलैंड। यहाँ पर आपने देखा होगा आइसलैंड, ये धारा आइसलैंड से टकराती है, एक धारा उत्तर की तरफ जाती है जो आगे जाकर के दो प्रभावों में कट जाती है। जो उत्तर की तरफ जाती है उनमें एक तो कहलाती है इरमिंजर की धारा, यह है ग्रीनलैंड, इरमिंजर की धारा।
इसमें पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा मिलती है, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा इरमिंजर धारा, और दूसरी जो कट के जाती है वो कहलाती है नॉर्वे की धारा, नॉर्वे की धारा, क्योंकि ऊपर नॉर्वे है, ये आप देश देख रहे हैं यूरोप का, ये नॉर्वे है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो इरमिंजर की धारा ऊपर गई, नॉर्वे की धारा, और फिर दाहिनी तरफ इनको कटना था। इनमें दो ठंडी जलधाराएं आपने देखी, लैब्राडोर की धारा और पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। इरमिंजर की धारा चूंकि जा भूमध्य रेखा किसी लाइन से रही है तो ये गर्म जलधारा है, नॉर्वे की जलधारा भी गर्म जलधारा है। जब ये धारा नीचे को कटी, अब डायरेक्शन देखिए आप, नीचे हो गया है, यानी कि अब ध्रुवों से प्रभाव होगा नीचे को। अब जो भी धारा आएगी वो ठंडी जलधारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो? ठंडी जलधारा। जब आप नीचे बढ़ेंगे तो ये धारा कहलाती है केनारी धारा, क्योंकि ये यूरोप के किनारे किनारे चलती है, केनारी धारा, केनारी धारा, ये ठंडी जलधारा है। और एक जलधारा यहीं से पैरेलल कटती है, रेनन जलधारा, रेनन जलधारा, यानी कि जब ऊपर को गए तो जलधारा, दो जलधाराओं में डिवीजन हुआ, इरमिंजर और नॉर्वे, और जब आप नीचे को गए तो दो ठंडी जलधाराओं में डिवीजन हुआ, केनारी की धारा और रेनन जलधारा। ध्यान से सुना आपने, केनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। अब देखिए आप नीचे गए और नीचे जाकर के ये उत्तर विषुवत धारा में मिल गई यहां पर। तो मित्रों अब हम बात करते हैं संसार के सबसे बड़े महासागर के बारे में, प्रशांत महासागर के बारे में। तो हम एक बार पहले मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। ये रशिया का अलास्का का क्षेत्र है, ये चाइना वाला क्षेत्र आ गया आपका, ये यहाँ पर लिख देते हैं हम रूस, ये अलास्का का क्षेत्र है, और साथ ही साथ ये दक्षिण अमेरिका, और ये आपकी है उत्तरी अमेरिका। तो ये है प्रशांत महासागर, आपको नजर आ रहा होगा प्रशांत महासागर। तो मित्रों ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर देखिए, यहां से वही धारा आती है आपकी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत प्रभा, ये धारा यहां पर आकर क्यूरोसिवा कहलाती है, क्यूरोसिवा धारा। मित्रों अभी इसी वीडियो में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, जहां आपने पेरू की धारा पढ़ी है, हम्बोल्ट धारा, मैं माफी मांगता हूं उसके लिए कि वहां पर एक मिस्टेक हो गई, उसको आप अभी बदल दीजिए। वो पेरू की जलधारा नहीं बल्कि गिनी की धारा है वो, ध्यान से सुनिए आप, गिनी की धारा। तो आप उसको चेंज कर देना अगर मिस्टेक हुई तो देखिए क्यों यहां पर ये जब धारा ऊपर जाती है जापान की तरफ, ये जापान सागर है, तो इधर सुसीम धारा में बदल जाती है, सुसीम धारा। जब यही धारा ऊपर जाती है तो उत्तर में एक धारा मिलती है यहां आयोसिवा, और एक क्यूराइल जलधारा। क्यूराइल जलधारा और आयोसिया जलधारा। उसके बाद देखिए ये दो ठंडी जलधाराएं हैं, क्योंकि ये भूमध्य रेखा की तरफ आ रही हैं ऊपर से। यही धारा अब जब आगे बढ़ती है तो एक धारा यहां पर बनती है अलास्का की धारा, लेकिन ये गर्म जलधारा है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अलास्का की धारा, ये इस धारा में दो ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, गर्म जलधारा में क्यूरोसिवा की गर्म जलधारा में दो ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, आयोसिया और क्यूराइल। आगे जाकर ये धारा दो हिस्सों में कट जाती है, ऊपर वाला हिस्सा अलास्का की जलधारा, क्योंकि वो उत्तर की तरफ जा रहा है तो गर्म जलधारा, अलास्का की जलधारा गर्म जलधारा। यही हिस्सा जब दक्षिण में आते हैं आप तो एक नीचे को कटता है कैलिफोर्निया की धारा के नाम से, और कैलिफोर्निया की धारा कहलाती है ठंडी जलधारा। यह हिस्सा नीचे कट के जाता है, इस तरह से गोल गोल घूम जाता है। ठीक, आपको मित्रों समझ में आ रहा होगा। उत्तरी क्यूरेशिया, उत्तरी प्रशांत प्रभा से क्यूरेशिया, और एक धारा कहीं यहाँ सुसीम धारा के नाम से अलग कटेगी जापान में। ऊपर गए तो ठंडी जलधारा आयोशिया मिली और क्यूराइल जलधारा मिली। यही जलधारा आगे कटकर अलास्का की जलधारा में कन्वर्ट हुई, जो गर्म जलधारा है। जब दक्षिण की तरफ मुड़ी तो कैलिफोर्निया की धारा, जो ठंडी जलधारा है। अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण प्रशांत प्रभा
उसके बाद यही धारा नीचे कटेगी तो ये जाएगी, ये गर्म जल धारा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। और यही धारा जब कटकर ऊपर जाती है तो ये ठंडी, क्योंकि अब ध्रुवों से आ रही है ऊपर की तरफ, तो यही धारा कहलाती है पेरू की धारा या हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा ये ठंडी जल धारा है, ध्यान से सुनिए आप, हम्बोल्ट धारा। आप ठंडी धाराओं पर ध्यान रखिए, हम्बोल्ट धारा ठंडी जल धारा। ये प्रशांत महासागर का प्रवाह है, क्योंकि उत्तर में दाहिनी तरफ विस्थापन होता है और दक्षिण में बाईं तरफ। यह है। अब आप हिंद महासागर की जल धाराओं का आप खुद अध्ययन करके बताएंगे। वहाँ पर मेडागास्कर की धारा, मोजाम्बिक की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, इसके पश्चिम है हिंद महासागर, वो प्रसिद्ध है। प्रमुख धाराओं की हमने बात करी। अब आप लिखने का काम शुरू करिए। मैं आपको थोड़ा सा लिखने के लिए देता हूँ। सबसे पहले ठंडी जल धाराओं के बारे में, अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धाराएं लिखिए आप। उत्तरी अटलांटिक की या पूरे अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धाराएं देखिए। ठंडी जल धाराएं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक परीक्षा में ये पूछा था अटलांटिक सागर की कौन कौन सी धाराएं हैं। ठंडी, और इधर हम लिखेंगे गर्म। ठंडी में लैब्राडोर, फॉकलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड, केनारी, रेनन, यह है ठंडी जलधाराएं। गर्म जलधाराओं में है फ्लोरिडा, पूर्वी ब्राजील या ब्राजील की धारा, ब्राजील धारा। महत्वपूर्ण गल्फ स्ट्रीम, सब अटलांटिक महासागर की हैं। एंटलीज, एरमिंजर, ये है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। आप नोट करते जाइए, प्रशांत महासागर। ठंडी जलधाराओं के बारे में बात करते हैं। आयोशिवा, क्यूराई, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट, ये है ठंडी जलधाराएं प्रशांत महासागर की। और गर्म जलधाराएं हैं क्यूरोसिया, अलास्का, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई। तो मित्रों, ये है प्रसिद्ध धाराएं पूर्वी प्रशांत महासागर की गर्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे अवश्य बताइए, और क्या आपकी प्रतिक्रिया है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।